बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 10, we are going to start the CBSE sample papers. लेकिन देखिए हमने जैसे अपने बैनर में लिखा हुआ है कि सीबीएसई सैंपल पेपर के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसको कोशिश करेंगे कि हम रिवाइज करेंगे। हमने एक जगह कैप्सूल लिखते समय हमने 100 मिनट्स लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों का आया है कि सर 100 मिनट एक गो में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा-सा कम करिए, तो हम उसको कम कर देते हैं। एक वीडियो हम 1 घंटे से अधिक की नहीं बनाएँगे। दूसरी बात ये है कि हमने वहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 3। मल्टीप्लाइड बाय 3 मीन्स हम एक क्वेश्चन यहाँ करेंगे और 3 क्वेश्चन्स हम लोग क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा करेंगे सो दैट उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वो क्लियर हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इफ a is equal to xq y square and b is equal to x y q where x and y are prime numbers, याद रखिएगा x and y are prime numbers। तो आपसे कहा गया है कि then the value of a into b, वहां पूछा गया है कि then the product of the two given numbers a and b divided by the LCM AB इज इक्वल टू इन चारों में से कौन होगा, एक्स वाई होगा, एक्स वाई स्क्वायर होगा, एक्स क्यू वाई क्यू होगा या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। देखो इसमें 2-3 कंसेप्ट है। हम ये मान के चलते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। हमारा मानना ये है कि हम लोग बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने मतलब कि हम कुछ तेजी से भागेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम बार बार हम करते रहेंगे, हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, लेकिन अब बिल्कुल कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। और हमारा एजम्पशन ये है कि आपको कुछ चीजें जो है बिल्कुल समझ में नहीं आई या आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि कोई भी नंबर है, जैसे आपने पहले कहा है ए है, तो ए को आपने लिखा है कि ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई है। ये क्या है, ए के ये प्राइम है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि x एंड y आर, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, x y आर प्राइम। तो प्राइम नंबर है मतलब हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। और b को आप क्या लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। यहां तक तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए जो मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप कहोगे कि भाई इसका एलसीएम ऑफ ए बी क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ ए बी निकालना होता तो पहले हम एक्स की बात करते हैं। हम देखते हैं कि भाई जिसका हाईएस्ट पावर होता है, जैसे याद है 2 इंटू टू इंटू टू, एक जगह आता है 2 इंटू टू, एक जगह आता है 2, तो हम क्या करते हैं, जहां हाईएस्ट पावर होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहां देखिए x 3 बार आया है और यहाँ x 1 बार आया है, तो जहां जो अधिक आता है, अधिक वाला आता है, हम उसको ले लेते हैं। तो हमने कह दिया कि दिस इज हाउ मच, x क्यूब, x का काम खत्म हो गया। इसी तरह से जब y को कंसिडर करोगे तो हम y के पास क्या है, y देखिए यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इंटू वाई क्यू हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ये एलसीएम की बात होगी। अब अगर आप कहते हो कि a इंटू बी बाई एलसीएम ऑफ ए बी, आपको पता हो गया कैसे एलसीएम निकालते हैं। अब आप क्या लिखोगे, a इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स वॉट, एक्स क्यू वाई स्क्वायर और एक्स वाई क्यूब, ये हो गया साहब, किसकी वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट है। और एलसीएम ऑफ ए बी कितना है, एक्स क्यू वाई क्यू, हमने कह दिया एक्स क्यू एंड वाई क्यू। इसमें से कुछ कैंसिल होगा क्या, देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक्स वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज हाउ मच, बी। इज इट क्लियर नाउ? लेकिन उस आंसर पर पहुंचने के लिए पहले आपको इतना जानना चाहिए था। इज इट क्लियर नाउ? देखो ना, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। एक चीज हम आपको इसमें जो बताना चाहते थे वो ये था
कि जिस तरह से आपने यहां पर क्या किया है, एलसीएम कहा है, उसी तरह से वो एचसीएफ का हो सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे जो हम जो क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं वो 1 तो हो गया। अब 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये वाला, ध्यान से देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ a and b when divided by what? एचसीएफ ऑफ AB। याद रखना, पहला वाला क्वेश्चन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ AB इज डिवाइडेड बाय एलसीएम। इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ AB इज डिवाइडेड बाय व्हाट? एचसीएफ। देखो, जब एचसीएफ की बात आप करते हो तो यहां भी वही हम करते हैं। एचसीएफ करते समय हम क्या करते हैं भाई, जो कॉमन होता है उसको हम यहां कर लेते हैं, और ये हो गया तो ये y हो गया, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों? एचसीएफ ऑफ A एंड B हो गया कितना? x एंड y हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन है? A is same, B is same, then the value of the product of A and B when divided by HCF is equal to, अब देखो दोनों का प्रोडक्ट देखो, ये कितना होगा बच्चों? एक्स क्यू वाई स्क्वायर, ये वाला कितना होगा? एक्स वाई क्यूब, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई HCF। इसका HCF कितना है? इसका HCF है एक्स एंड वाई। HCF एक्स वाई नहीं होगा बल्कि एक्स वाई स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर होगा, दो वाई है ना, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो हमने इसको कह दिया एक्स वाई स्क्वायर। देखो एक्स वाई स्क्वायर है, और इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो देखो एक्स से एक्स कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, सो द वैल्यू इज हाउ मच? एक्स क्यू वाई क्यू। सो व्हाट इज द आंसर इन दिस केस? इन दिस केस द आंसर इज एक्स क्यू वाई क्यू। क्लियर हो रहा है? देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चों? पहले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दोनों का प्रोडक्ट किससे डिवाइड होता है? डिवाइड होता है एलसीएम ऑफ AB से। इस बार क्या दिया है कि दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड किससे हो रहा है? एचसीएफ ऑफ AB। यानी आपको एलसीएम निकालने आ गया और एचसीएफ निकालने आ गया। इज इट क्लियर? देखो बेटा, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो एक कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एलसीएम ऑफ AB इनटू एचसीएफ ऑफ AB इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू रियल नंबर्स A एंड B। यही हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। उसको कैसे कर सकते हैं कि अगर आपको इसमें एलसीएम चाहिए तो A इंटू बी बाई एचसीएफ ऑफ AB होगा, एचसीएफ चाहिए तो आप लिख सकते हो A इंटू बी बाई एलसीएम ऑफ AB होगा। इन दोनों क्वांटिटी में अगर कोई एक क्वांटिटी, मान लीजिए कि आपको A चाहिए तो लिखोगे एलसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ AB इंटू एचसीएफ ऑफ AB डिवाइडेड बाई B। इसी तरह से अगर आपको A निकालना हो तो B डिवाइड करना पड़ेगा, B निकालना होगा तो A से डिवाइड कर दो। लेकिन मेन आपका जो कॉन्सेप्ट एक आपने याद किया, जो अगर आप नहीं पहले से जानते हैं तो पहली बार आपने जान लिया कि भाई ऐसा होता है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए, जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपको देना चाहते हैं, जो इस पूरे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसमें कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट 2 क्या है बेटा? कॉन्सेप्ट 2 ये है कि अगर आप कहते हो कि A इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास x4 y स्क्वायर है, एंड B इज इक्वल टू x2 y3 है। ध्यान से देखना, जो हम x टू द पावर 4 y2 कह रहे हैं, y स्क्वायर कह रहे हैं, B इज इक्वल टू कह रहे हैं, तो अब अगर आप लिखना चाहते हैं एलसीएम और एचसीएफ, तो देखो हम क्या लिखते हैं। A कहने का मतलब हुआ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और B कहने का मतलब हुआ x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब आपको एलसीएम निकालना, अगर आप निकालना भूल गए हो तो उसको मैं कह रहा हूं, मान लो कि एलसीएम आप निकालना चाहते हो AB, तो पहले अगर हम x को देखते हैं, हम देखते हैं कि x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, 2 है, अगर 3 रहता तो भी चल सकता था। तो हम कहते हैं कि भाई देखो, इसमें 4 बार आया है, इसमें 2 बार, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं, तो हम उसको लिखते हैं।
यानी हम यहाँ क्या कह देंगे, x टू द पावर 4, x का काम खत्म। जब y की बात करते हैं तो जो y का हाईएस्ट पावर होता है, यानी देखो y यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 बार, जो अधिक बार आता है उसको लिख लेते हैं। तो हमने कह दिया ये क्या हो गया, y क्यू हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लो कि ये होता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 4। और ये अगर होता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ क्या लिखते हैं 3 टू द पावर 3। मतलब ये हुआ कि एलसीएम निकालते समय जो मल्टीपल का, प्राइम फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होगा, हम उसको यहां लिख लेते हैं। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अगर आपको इसमें एचसीएफ निकालना होता है, याद रखना हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर एचसीएफ ऑफ एबी निकालने जा रहे हो तो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर याद रखो। तो हम देखते हैं भाई दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम कहते हैं x यहां पर है, x यहां पर है, तो हमने यहां लिख दिया। फिर हम कहते हैं x यहां पर है, x यहां पर है, तो फिर हमने एक बार x लिखा। अब कोई x नहीं है, छोड़ दिया, क्योंकि अगर यहां है तो यहां है, यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है। फिर हम बात करते हैं y यहां है, y यहां है, तो हमने y कह दिया। फिर हम कहते हैं y यहां है, y यहां है, तो यहां कह दिया। अब उसके बाद दोनों में कोई कॉमन नहीं, यानी हमारे पास कितना हो गया, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने एक चीज सीख लिया, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब उसमें से चाहे आपको एचसीएफ निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, ए निकालना हो, बी निकालना हो, मेन फॉर्मूला वही है। जो निकालना है उसको लेकर राइट साइड में चले जाइए, दैट्स ऑल। दूसरा, अगर आपके पास दो क्वांटिटी दी हुई है और उसका एलसीएम निकालना चाहते हो, तो एलसीएम निकालते समय आपको क्या निकालना है, उस केस में आपको देखना है कि x का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिख लेते हैं, फिर y का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको लिख लेते हैं, तो एलसीएम निकल जाता है। और जब एचसीएफ निकालते हो तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको लेकर के हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखो जो थर्ड कंसेप्ट है वो ये है कि अगर हमारे पास तीन क्वांटिटी है पी क्यू और आर, तब हम उसको कैसे करेंगे। इसका एनसीईआरटी में कम यूज दिया है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं, आप इसको अपने से प्रैक्टिस करिएगा। और जो हम सेकेंड टाइम जब रिवीजन शुरू करेंगे तो फिर वहां हम इसको ले लेंगे। यहां पर आपने पहले से पढ़ा है कि एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ थ्री क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू क्या, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री क्वांटिटी। माने जो तीन हमारे पास दिया हुआ है ये पी क्यू आर, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर और एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर जो है वो पी इंटू क्यू इंटू आर के बराबर नहीं होता। ये क्लियर हो गया। तो फिर किसके बराबर होता है, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो बहुत प्यार से याद कर सकते हो। जब हम एलसीएम की बात करते हैं कि भाई हमको तीन क्वांटिटी का एलसीएम निकालना है, यानी पी का, क्यू का और आर का क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि भाई प्रोडक्ट तो लिखना पड़ेगा। हमने लिख दिया भाई पी इंटू क्यू इंटू आर। और उसके बाद हम जितना खेलेंगे राइट साइड में सब एचसीएफ से खेलेंगे। यानी अगर एलसीएम निकालना है तो राइट साइड में एचसीएफ से खेलेंगे, और अगर एचसीएफ निकालना है तो राइट साइड में एलसीएम से खेलेंगे। क्लियर हो गया। देखो तो एलसीएम ऑफ पी क्यू आर का मान क्या होगा, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर वाला। क्लियर हो गया। और जो नीचे वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग है, एचसीएफ ऑफ पी क्यू इंटू एचसीएफ ऑफ क्यू आर इंटू एचसीएफ ऑफ पी आर। ए बी सी होता है तो ए बी बी सी और ए सी, तो बस वही हो गया पी क्यू क्यू आर एंड पी आर। ठीक उसी को हम नीचे वाले में ला देते हैं। एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर का मान क्या होगा, P इंटू क्यू इंटू आर। एचसीएफ यहां है तो यहां पर क्या होगा, एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ पी क्यू इंटू एलसीएम ऑफ क्यू आर इंटू एलसीएम ऑफ पी आर। मतलब अगर ये याद है तो ये याद हो जाएगा, ये याद है तो ये याद हो जाएगा। अगर इधर एलसीएम है तो उधर एचसीएफ हो जाएगा, इधर एचसीएफ है। इज इट क्लियर नाउ। तो दिस इज द थर्ड कंसेप्ट। इसको आप अपने से इस पर आधारित क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो जो सेकेंड क्वेश्चन है हम उस पर देखना चाहते हैं। हमने क्वांटिटी बदल दिया है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए टू इंटीजर्स a and b are given such that a is equal to x square y cube, b is equal to x cube y, where x and y are what, prime numbers. Then the value of the product of a and b when divided by LCM of ab is equal to, out of these four you have to find the value. देखो
ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यू, एक्स क्यू वाई है। अब एलसीएम ऑफ ए बी ने, ध्यान से देखना, एलसीएम ऑफ ए बी निकालना है तो हम एक्स की बात करते हैं, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना हुआ एक्स क्यू, वाई का हाईएस्ट पावर कितना है वाई क्यू हो गया। अब अगर हम इसको यहां से डिवाइड करते हैं एक्स क्यू और इससे वाई क्यू से, तो हमारे पास क्या होगा, इससे देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल गया, आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई। सो आउट ऑफ दिस 4 द आंसर विल बी एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। एक बात और ध्यान रखो, अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये नहीं कहता, ध्यान से देखना, यहां क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये भी कह सकता था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको ये भी कह सकता है कि आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करो कि यही वाला आ रहा है क्या, आप कह दो कि हाँ सर मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ निकालोगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ वाई होगा, एचसीएफ समझ में आ रहा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है हम उसको लिख लेते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था कि आप वेरीफाई करिए, पहले क्या एचसीएफ डायरेक्ट निकाल लिए और एचसीएफ फार्मूला से निकाल करके ऐसे निकाल करके देखिए दोनों बराबर आ रहा है क्या, हालांकि ऐसा नहीं है, 4 में से एक ऑप्शन देना था, आपने निकाल लिया। Now you have been given a question, if LCM of AB is 504, SCF is equal to 6 and A is equal to 72, then find the value of B। यहां आपको जो कंसेप्ट 1 मैंने बताया था वो डायरेक्ट टेस्ट हो जाएगा। क्या कंसेप्ट 1 था कि LCM ऑफ AB इंटू SCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B, क्लियर है। देयरफॉर अगर इन उसमें 4 में से 3 क्वांटिटी दी तो चौथी निकाल सकते हो। ध्यान से देखना, हमें एक चीज पता है, आप देखो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखते हो बेटा, वी नो दैट ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू व्हाट एचसीएफ ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला कंसेप्ट नंबर 1 याद रखना, मैंने यही बताया था, कुछ नहीं करना है। देयरफॉर आपको क्या निकालना है b, सो b इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई हाउ मच a, सब दिया हुआ है। एलसीएम ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है 504, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 6 और a का मान कितना दिया है 72। उस केस में अब सिंप्लीफाई करके देखो, ये हो गया 6 1 10 6 2 जा 12 से देखो कैंसिल होता है, दिस इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 12। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 12 चौक 48 और 12 दूना के 24, यानी कितना हो गया 42। सो द आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच, डी। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है सैंपल पेपर का, वो ये है कि अ लीनियर फंक्शन और लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू fx, ये y इज इक्वल टू fx है, याद रखना, दिस इज y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx मींस एक लाइन है, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू fx इज गिवन लाइक दिस। तो इन्होंने पूछा ये है कि आप बताइए, इट हैज 2 zeros, 1 zero एंड द जीरो इज 3 and 1 0 and 0 is 4 or no zero। पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि जीरो होता क्या है, पहले हम लोग यही बात करते हैं ना भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीरो। देखो यहां पर कंफ्यूजन क्या है, किससे हो रहा है, y से हो रहा है, y से आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये y अगर है तो प्रैक्टिकली आप क्या करते हो, y की वैल्यू जीरो कर देते हो। आप जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन बात करते हो तो वहां हम लोग लिखते हैं fx इज इक्वल टू, सपोज कर लो कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हम कहते हैं इसके जीरोस कितने होंगे, तो इसको हटाते हैं, इसको हम जीरो करते हैं, तो बेसिकली यही वाला y है। हमारी बात समझ में आ रही है। दूसरा, मान लो अगर आप कहते हो y नहीं हम जानते हैं, हम कहते हैं fx इज इक्वल टू x माइनस 1, तो हम कहते हैं जीरो कितना होगा, तो हम कहते हैं fx को जीरो कर दो। भाई जिस x की वो वैल्यू जिसके लिए fx जीरो हो जाए तो हम कहते हैं वो जीरो है, इसी को हम y कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि
अगर हम y की वैल्यू 0 करते हैं तो उससे जो x मिलता है दैट इज द वैल्यू ऑफ 0। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें y का मान 0 कहां है? y का मान 0 यहां है। आपने एक चीज और ध्यान रखा था, हम इसको दूसरे ढंग से कहते थे। कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट 1 हुआ कि जहां पर कर्व या स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को काटता है वहां से 0 मिलता है। मैं इसको भी लिखवा देता हूं। तो ये कहां काट रहा है? यहां पर काट रहा है। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू यहां पर 3 है। y की वैल्यू कितनी है? 0 है। y से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? x से। तो हमने कह दिया क्या कि y is equal to fx has क्या 1 0 and the 0 is 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान रखो, सपोज कर लो हमने क्या बताया था, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, याद रखना। ये मत सोचा कि पॉलिनोमियल मतलब हमेशा क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जहां पर क्या होता है, एक्स एक्सिस को हमारा कर्व या स्ट्रेट लाइन काटता है वहां से हमको 0 मिलता है, इतना ध्यान रखना है। तो आपने एक कंसेप्ट ये देख लिया, ये कंसेप्ट आपका 1 ये हुआ क्या कि 0 इज ऑब्टेन्ड where x axis is intersected by the graph। बस इतना ध्यान रखना है, यही आपका कंसेप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कर्व हमारे पास ऐसे हो जाएगा मान लो, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। इसकी चर्चा हम दूसरे क्वेश्चंस में कर देंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 0 निकालने के लिए कर्व को क्या होना है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है। जहां जहां वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 हम दे रहे हैं कि a linear polynomial y is equal to fx has two zeros, 1 0 and the 0 is -3, 1 0 and the 0 is -4 and no 0। मैंने आपको क्या बताया था कि x एक्सिस को जहां पर भी ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, तो यहां पर x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है, -4 0 पर। तो वहां से जो प्राप्त x वैल्यू है, एक मैंने और कहा था कि जहां पर y की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू 0 यहां पर होती है, y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू वहां से निकलेगी, x -4। तो उस सिचुएशन में इस पॉलिनोमियल का जो जिसको ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, इसका पॉलिनोमियल का क्या होगा, व्हाट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू -4। आई होप इट इज क्लियर। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता दूं, मान लो कोई कहता है कि सर हमारे पास, याद रखो ये ओरिजिन है, एक लाइन हमारे पास ऐसे चली गई। ये बिल्कुल क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपके दिमाग की बत्ती जला रहा हूं। क्या है बच्चों, कोई कहता है कि हमारे पास एक लाइन ऐसे गई है, ऐसे ऐसे गई है। हम इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। मान लो कि हम कहते हैं कि भाई एक लाइन ऐसे गई है, तो बताओ इसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? तो आप बोलोगे देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन अगर एक लाइन पैरेलल टू इसके हो गई तो हम कहते देयर इज नो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर एक लाइन पैरेलल टू ऐसे हो गई तो हम कोई 0 पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर यहां से कोई कर्व ऐसे कर गया तो हमने कहा ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर यहां से ऐसे चला गया तो हम कहते हैं देयर इज नो 0 ऑफ द। देखिए बहुत कुछ हमने कवर कर लिया यहां पर, इस क्वेश्चन के बहाने आपने बहुत कुछ देख लिया। जैसे आप कहते हो कि भाई हमारे पास एक ऐसा कर्व है, आप ऐसे ऐसे लिखते हो, ऐसे ऐसे। आप सपोज कर लो कि हमारे पास एक कर्व इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। कहता है इसमें कितने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए? तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5। हाउ मेनी जीरोस विल बी देयर? देयर विल बी 5 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि जितने जगह पर x को काटेगा वहां पर क्या होगा, उतने उसके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। लेकिन अगर ये कर्व हमारे पास सपोज कर लो कि ये ऐसे चला जाता है या कर्व ऐसे चला आता है, तो हम कहते हैं देयर इज नो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। माने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता है, ऊपर चला जाता है, इंटरसेक्ट नहीं करता है, ऊपर से चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो हम कहते देयर इज नो 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए वी हैव बीन गिवन अ
curve like this which intersects x-axis at 2 0 and minus 2 0 and y-axis at 0 3, याद रखिए 0 3 पर करता है। तो पूछा गया है कि ये लीनियर फंक्शन, याद रखिएगा ये भी लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन और लीनियर पॉलिनोमियल y is equal to fx has first no zero, दूसरा करा 1 0 and the 0 is 0, ये ओरिजिन है याद रखिएगा जहां 0 0 होता है, 1 0 and the 0 is 3, 2 zeros and the 0 is minus 2 and 2। क्लियरली यहां पर जो कर्व है वो x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करता है जी, इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है -2 और 2 है, तो हम कह देंगे कि विच इज द आंसर, फोर्थ वन इज द आंसर। देखिए यू आर गिवन द थर्ड क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है कि इफ अ पॉलिनोमियल fx is equal to 3x square minus x minus 4 is given, then the zeros of the polynomial, देखिए zeros of the polynomial अगर हम इसके solution की बात करते हैं तो zero of the polynomial can be obtained when fx is equal to 0। fx is equal to 0 means what? 3x square minus x minus 4 is equal to 0। अगर ये 0 हो गया तो जो वैल्यू ऑफ x निकलेगी वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। याद रखिएगा हमने कहा था y इज इक्वल टू fx होता है, याद आ रहा है, मैंने पहले बताया था y इज इक्वल टू fx, माने y का मान हम क्या लिख रहे हैं 0। y का मान 0 कहां होता है बच्चों, x एक्सिस पर, यानी x एक्सिस पर जिस पॉइंट को काटेगा कर्व वही वहां 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहां हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल, बेसिकली f 0 नहीं लिख रहे हो, अब तो y का मान 0 कर रहे हो, मतलब 3x स्क्वायर माइनस x माइनस कोई भी क्वाड्रेटिक अगर दिया हुआ है, लीनियर दिया हुआ है, क्यूबिक दिया हुआ है, तो हम उसको 0 से इक्वेट करते हैं। अब इसको फैक्टराइज करना, अगर फैक्टराइजेशन आप भूल गए हो तो हमारा क्लास 8 का कुछ फैक्टराइजेशन पर शॉर्ट्स वगैरह है, देख लेना वहां पर। हम इसको क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए दोनों में से x कॉमन तो होगा 3x माइनस 4, यहां 1 कॉमन तो हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया 3x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लिखते हैं कि भाई 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 4/3, और अगर x प्लस 1 का मान 0 है तो यहां x की वैल्यू हो जाएगी -1, तो क्या क्या हमारे पास हो गया -1 एंड 4/3, माने दिस इज द आंसर। कंफ्यूज नहीं करिएगा, क्या आपसे कहा गया था, आपसे कहा गया था कि भाई इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये दिया हुआ है fx, ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अगर दिया हो तो दैट इज इक्वल टू 0, यानी आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल 0, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसके दो जीरो आदि पॉलिनोमियल क्या होंगे, 2 एंड 2 होंगे। कोई भी क्वेश्चन में हम उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, और वहां से जो x की वैल्यू निकलेगी तो वही हमारे पास क्या हो गया, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो यहां पर क्या हो गया, -1 एंड 4/3 हुआ। नोट है जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि एक ग्राफ दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो पूछ रहा है कि इस चार में से कौन सी कंडीशन होगी। देखिए आपको तीन कंडीशंस पता है। एक कंडीशन ये पता है जब इंटरसेक्ट करती है, जब इंटरसेक्ट करती है तो हम लिखते हैं a1 by a2 is what, not equal to b1 by b2। याद रखिए a1 by a2 is not equal to b1 by b2, वो पहली कंडीशन होती है। दूसरा इंटरसेक्ट होता है, दूसरी कंडीशन होती है जब पैरेलल होती है तो होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें अधिक कुछ ज्ञान का जरूरत नहीं है, खाली इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये दोनों पैरेलल है, इतना ही दिमाग में रखना है। तो हमने कह दिया कि भाई व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is
नॉट इक्वल टू C1/C2। जो नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन है हमने उसको रख दिया। ये क्लियर है? देखिए भैया गिवन कर्व इसमें पूछा गया है कि दीज टू लाइंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उन दोनों लाइंस को इन चार में से कौन सी कंडीशन रिप्रेजेंट, ये कौन सा सिचुएशन है जी? ये सिचुएशन है कंसिस्टेंट वाला, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी व्हाट? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या? उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो क्या होता है कंडीशन इसमें से क्या होती है? उसमें कंडीशन होती है a1/a2 is not equal to b1/b2। so what is the answer? the answer is C। तो इस केस में देखिए ये क्या होता है? कॉन्साइडिंग के लिए हो गया, ये वाला क्या है? पैरेलल के लिए हो गया, और ये वाला क्या होता है? इंटरसेक्ट करने के लिए या कंसिस्टेंट होने के लिए हम कहते हैं दिस इज द नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर है? देखिए अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरी कॉन्साइड करती है, यानी a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, these two lines represent the same। हमने कहा एक पर दूसरी लाइन अगर कॉन्साइड कर जाती है तो इसमें से कौन सी कंडीशन होगी? तो उस केस में हमें पहले से पता है कि ये होता है पैरेलल होने के लिए, ये होता है इंटरसेक्ट होने के लिए, यानी ये क्या है? कंसिस्टेंट है, ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, और ये कंसिस्टेंट है। लेकिन इसमें अगर कोई पूछता है कि भाई कितना होगा, सॉल्यूशन कितना होगा, देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जितने नंबर्स होते हैं उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है। तो इस तरह से हमने कह दिया कि हियर इज द कंडीशन। देखो जो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि the graph of two linear equations this and this will intersect at a point, will be parallel to each other and coincide with each other and none of these। देखो इसमें करना क्या है? इस तरह के क्वेश्चन में ग्राफ अभी आपको नहीं खींचना है। एक नंबर का सवाल है, एक नंबर का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि वी हैव, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है 4x + 6y - 24 = 0। ये फर्स्ट हो गया। मैंने 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को उधर लेके चले गए तो कितना हो गया? 4x + 6y - 24, 8 उधर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 हो गया। और जो दूसरा इक्वेशन है वो क्या है? 2x + 3y - 12 = 0। अब आप क्या निकालते हो? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो हम क्या लिखते हैं? 4/2 = 6/3 = -24/-12 = 2/1। ध्यान से देख लो, 4/2 6/3 -24/-12 दैट इज इक्वल टू 2/1। ये कौन सी सिचुएशन है? जब a1/a2, याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा अभी हमने किया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होता है तो लाइन क्या करती है? द लाइंस कॉन्साइड विद ईच अदर, यानी इन सब में से कौन सा होगा? C होगा। द लाइंस विल कॉन्साइड विद ईच अदर।